एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 5 है, जिसमें नजरियों यात्रियों के नजरिए से जो संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 और क्लास कर चुके हैं इस चैप्टर का। आज का जो क्लास है ये तीसरा चैप्टर, आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना, और इसके पहले जो हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 किए हैं उसको भी निश्चित रूप से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे इसमें भी, इस वीडियो के अंदर भी हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने वाले, प्रश्न एक लेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन लेंगे, तो वहां से कई प्रश्न बनने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को अंत तक बने रहना। देखिए प्रश्न क्या है कि अब्दुल रजाक समरकंदी अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। ये प्रश्न पूछा है कि अब्दुल रजाक जो समरकंदी नामक यात्री थे, इन्होंने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, अब्दुल रजाक ने इब्न बतूता का जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है उसको पढ़ा था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता भारत में 1333 ईस्वी में आया। भारत में किस वर्ष आया था? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत में आया था। और उस समय भारत में किनका शासन था, यानी किनके शासन काल में भारत में आए थे इब्न बतूता? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखिएगा क्या लिखे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। किस वर्ष आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और इसी इब्न बतूता ने एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, यात्रा वृत्तांत। और इनका जो यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला। और ये रेहला किस भाषा में लिखा गया था? आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये रेहला लिखा गया था अरबी भाषा में। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जो बनेगा इस तरह से, इब्न बतूता भारत में किस वर्ष आया? तो इब्न बतूता भारत में 1333 में आया। इब्न बतूता भारत में किनके शासन काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। रेहला किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। एक सवाल और रह गया, और ये जो सवाल है कि इब्न बतूता भारत में आया था कहाँ से? तो आप लोगों को याद रखना है मोरक्को से। कहाँ से आए थे ये? मोरक्को का रहने वाला था, भारत में 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। मार्को पोलो से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मार्को पोलो जो भारत में आए थे ये वेनिस से आए थे। और यहाँ पर वेनिस देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि मार्को पोलो भारत में और चीन होते हुए जो आए थे वो कहाँ से आए थे? तो वेनिस से आए थे। वेनिस इसमें ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी है? इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितना, यानी इब्न बतूता मुल्तान से जब दिल्ली आए थे तो उनको यात्रा में कितने दिन लगे थे? उनको 40 दिन लगे थे। और यहाँ पर देखिए 40 जो है वो है ऑप्शन ए के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन ए के अंदर 40 ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। आए कब थे? 1333 ईस्वी में भारत में आए थे। ठीक है, ये सारा सवाल इसी से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहां पर? ये पहुंचे थे सिंध में। और यहाँ पर सिंध देखिए ऑप्शन
बी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में भारत में अफ्रीकी यात्री जो आए थे, इनमें से कोई भी यात्री हुमायूं के दरबार में नहीं आए थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो कहा जाता है वो मार्को पोलो को कहा जाता है। और मार्को पोलो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी में है मार्को पोलो, तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मार्को पोलो से संबंधित थोड़ा और भी जानकारी आप लोग समझ लीजिए। इसी मार्को पोलो ने एक प्रसिद्ध रचना है इनका, जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। याद रखिएगा, इस मार्को पोलो का प्रसिद्ध रचना क्या है? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो किसकी रचना है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे ये मार्को पोलो की रचना है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत था? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, ये यात्रा वृत्तांत है, और ये यात्रा वृत्तांत है बर्नियर का। और यहाँ पर बर्नियर ऑप्शन डी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्नियर से संबंधित जो महत्वपूर्ण इस तरह से आप लोगों को प्रश्न यहाँ पर याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है वर्नियर। ये वर्नियर भारत में कहाँ से आए थे और कब आए? वर्नियर फ्रांस का एक चिकित्सक था। कहाँ का? फ्रांस का। ये फ्रांस से भारत में आए थे। फ्रांस का एक चिकित्सक था। फ्रांस का एक चिकित्सक। तो ये भी आप लोगों के लिए प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि बताइए फ्रांस, ये वर्नियर पेशे से क्या थे? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? ये एक चिकित्सक थे। और इन्हीं का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इनका यात्रा वृत्तांत है, और इनके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? इनके ही यात्रा वृत्तांत का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। याद रखिएगा, इनके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसको याद रखिएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा का वृत्तांत है? यह है वर्नियर का। वर्नियर जो है कहाँ से आए थे? तो ये फ्रांस से आए थे। फ्रांस का एक चिकित्सक था। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि भारत में जब आए तो वो भारत में आए थे तो उस समय किसका शासन था, या किनके शासनकाल में भारत में आए थे? 1658 में जब मुगल साम्राज्य औरंगजेब शासन कर रहे थे, इसी समय ये भारत में आए थे। यानी औरंगजेब के समय में 1658 में भारत में वो आए थे, और यहाँ पर 12 वर्षों तक वो रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे? 12 वर्षों तक रहे थे। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत? ये है वर्नियर का। और वर्नियर ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर अगला प्रश्न है, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए फॉरगॉटन एम्पायर के जो लेखक हैं वो है रॉबर्ट सीवेल। रॉबर्ट सीवेल देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जो तोपची था? विदेशी यात्री जो तोपची था वो है मनुची। और मनुची देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, सियुकी किसकी यात्रा वृत्तांत है? सियुकी एक यात्रा वृत्तांत है, और ये यात्रा वृत्तांत है वेनसांग का। और यहाँ पर वेनसांग देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेनसांग से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है थोड़ा उसको आप लोग देख लीजिए। वेनसांग, वेनसांग के बारे में बात करें तो वेनसांग, ये जो वेनसांग है, ये वेनसांग भारत में किनके शासनकाल में आए थे? तो भारत में आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किनके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। हर्षवर्धन शासनकाल में ये भारत में आए थे, काल में भारत में आए थे। भारत में किनके शासन काल में आए? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आए थे। और ये भारत में जो आए थे सातवीं शताब्दी में, इसको भी याद रखिएगा कब आए थे? तो सातवीं शताब्दी में भारत में आए थे। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर आकर के एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। इन्हीं का यात्रा वृत्तांत याद रखिएगा, यात्रा वृत्तांत। और इनके यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वो क्या है? सीयूकी। सीयूकी यात्रा वृत्तांत है किसका? तो वेनसांग का है। वेनसांग भारत में किनके शासन काल में आया था? तो भारत में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और इन्होंने इस वेनसांग ने भारत में आकर के नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की बारे में जानकारी प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के बारे में विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था, इसको भी याद रखिएगा। किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार। आपको यहाँ से पूछा जाएगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। ठीक है, तो ये सारा सवाल किससे संबंधित है? तो वेनसांग से ही संबंधित। वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, सातवीं शताब्दी में आए। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण किया। इन्हीं की यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? सीयूकी किसकी यात्रा वृत्तांत है? सीयूकी हर्षवर्धन की यात्रा वृत्तांत है, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया? अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में बनाया गया था? कुतुब मीनार से संबंधित प्रश्न। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसी और ने करवाया, पूर्ण किसी और ने करवाया, और इस कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को किसी और ने जुड़वाया था। तो कुतुब मीनार से संबंधित पूरा प्रश्न देख लेते हैं पहले, और उसके पहले ये समझ लीजिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसकी स्मृति में बनाया गया था? जिनकी स्मृति में बनाया गया था बख्तियार काकी। और यहाँ पर देखिए बख्तियार काकी जो है वो है ऑप्शन डी के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। हम लोग कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है सबसे पहला चीज ये है कहाँ पर? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? निर्माण कार्य जो शुरू कराया था, निर्माण कार्य शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य इसको शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश बोलिए या इसी को दास वंश बोलिए, इसी को मवलूक वंश बोलिए। मवलूक वंश, ये सब एक ही है। गुलाम वंश, दास वंश या मवलूक वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया? निर्माण कार्य जो पूर्ण कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया। पूर्ण किसने करवाया? तो आप लोगों को याद रखना, इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य इसको पूर्ण कराया था। अब एक प्रश्न आएगा कि इसमें 5वीं मंजिल को किसने जुड़वाया? 5वीं मंजिल जुड़वाया किसने? 5वीं मंजिल जुड़वाया था, वो जुड़वाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने
कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल जुड़वाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के अंदर 5वीं मंजिल को जुड़वाया था। तो इस तरह से कुतुब मीनार के अंदर किन किन शासकों का काम रहा, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया, इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूर्ण कराया, और कुतुब मीनार के अंदर 5वीं मंजिल को किसने जुड़वाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। एक प्रश्न और आएगा यहाँ पर, ये जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? ये भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया किस वर्ष? सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, वो किस वर्ष? तो 1993 के वर्ष में। 1993 के वर्ष में इस कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये सारा सवाल कुतुब मीनार से ही संबंधित है। एक और प्रश्न जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके याद में बनाया गया था? तो यह एक सूफी संत है, और इस सूफी संत का क्या नाम है? सूफी संत का जो नाम है वो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल जुड़वाया फिरोज शाह तुगलक ने। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में इसको किस वर्ष शामिल किया? 1993 में। कुतुब मीनार है कहाँ पर? तो कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। ठीक है, हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसकी स्मृति में करवाया गया? ये बख्तियार काकी के स्मृति में कराया गया, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुस्तक मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? पुस्तक मुंतखब उल लबाब ये रचना है खापी खां का। और यहाँ पर देखिए खापी खां जो है वो है ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है वो है W.H. मोरलैंड। डब्ल्यू एच मोरलैंड एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है। W.H. मोरलैंड ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? अल-बरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था वो भाषा है यूनानी भाषा। और यहाँ पर यूनानी भाषा देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों ने लगाया था। और यहाँ पर देखिए पुर्तगाली जो है वो है ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात कर ले तंबाकू के साथ साथ में आलू की खेती, तंबाकू और आलू की खेती की शुरुआत करवाया था पुर्तगालियों ने। अब हम लोग थोड़ा यहाँ बात करेंगे, भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री कौन हुए? भारत आने वाले पहला पुर्तगाली यात्री, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री कौन थे, तो वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री है। भारत में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब आए थे? 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री थे भारत में आए थे। कहाँ पर? तो केरल के कालीकट में। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री जो भारत आए थे, इनमें से कोई भी अफ्रीकी यात्री हुमायूं के दरबार में नहीं आए थे। और यहाँ पर देखिए कोई नहीं, ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किया अबुल फजल ने। और यहाँ पर अबुल फजल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वो विदेशी यात्री निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी एक इटली का यात्री था, भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था, वो था अफना अफनासिनिकेतन और फरनाओ-नूनी, जो कि ए और बी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का जो बचा सवाल था उसको हम लोग कवर किए। कुल मिला के क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 5 का, जिसमें कि यात्रियों के नजरिए से संबंधित फैक्ट है, कुल 3 क्लास के अंदर में हम लोग कवर किए हैं। निश्चित रूप से तीनों ही क्लास आप लोग देख लीजिएगा और आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।